हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अष्टांग हृदय का चैप्टर फर्स्ट आयुष काम्य अध्याय। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है आयुष काम्य अध्याय, मतलब आयु की जो लंबी कामना करते हैं, मतलब जिनको लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ चाहिए रहता है, उन लोगों के लिए अध्याय है। ठीक है, लंबी आयु की कामना करने वालों के लिए क्या है, ये अध्याय है। ठीक है, आयुष काम्य अध्याय। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है, अपन क्योंकि ये वन शॉट है, अपन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आयुष काम्य अध्याय। सबसे पहले हम श्लोक देखते हैं, कौन सा है, आयुर्वेद का प्रयोजन। ये श्लोक आपके टिप्स में होना चाहिए। आयु काम्यमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु। क्या है, आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए और लिखते भी जाइए। आयुर्वेदो उपदेशेषु विदेह परम आदरः। ठीक है, कौन सा नंबर का श्लोक है, सेकंड नंबर का श्लोक है। आयु काम्यमानेन धर्मर्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विदेह परम आदरः। ठीक है, इस श्लोक का मतलब देखते हैं। आयु काम्यमानेन, जो लोग लंबी आयु की कामना करते हैं। आयु काम्यमानेन मतलब जो लंबी आयु की क्या करते हैं, कामना करते हैं, तथा जो धर्म अर्थ सुख ये तीन साधन को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको आयुर्वेद के उपदेशेषों को, मतलब आयुर्वेद शास्त्र जो भी उपदेश करता है उसका विदेह परम आदर, मतलब उसका आदर करना चाहिए। ठीक है, ये श्लोक हमको ये बताता है, ये टिप्स में होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद का अवतरण हम लोग अष्टांग हृदय के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। आयुर्वेद का अवतरण, आयुर्वेद का अवतरण क्या है, सबसे पहले ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्मा जी से कौन था बताइए, आप सोचिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी, फिर दक्ष प्रजापति। ठीक है, दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनो कुमार। ठीक है, अश्विनो कुमार। ठीक है, फिर इंद्र, हमको जितना पता है, फिर भरद्वाज। ठीक है, फिर भरद्वाज, फिर ये हम अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक देख रहे हैं। ठीक है, भरद्वाज के बाद आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय के शेष शिष्य कौन से, अग्निवेश, पाराशर, क्षारपाणी, जतुकर्ण, भेल। कितने हो गए, अग्निवेश, पाराशर, क्षारपाणी, जतुकर्ण, भेल और हारित। ठीक है, ये 6 शिष्य। ठीक है, ये है आयुर्वेद अवतरण, ये आपको याद करना होगा। अकॉर्डिंग टू ये चरक है, आचार्य चरक। और अष्टांग हृदय मतलब लघु वाग्भट ने भी, अष्टांग हृदय ने भी यही माना है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आयुर्वेद का स्वरूप। आयुर्वेद का क्या स्वरूप है, सॉरी अष्टांग हृदय का स्वरूप। अष्टांग हृदय का क्या स्वरूप है। ठीक है, तो अष्टांग हृदय का क्या स्वरूप है, जैसे कि ये इसके लेखक कौन है, महर्षि वाग्भट है। ठीक है, तो महर्षि वाग्भट का यह कथन है कि अष्टांग हृदय कैसे बनाई गई है, इधर उधर बिखरे हुए उन प्राचीन तंत्रों में से, मतलब इधर उधर बिखरे जो प्राचीन तंत्र है उनमें से जो उत्तम से उत्तम सार भाग है वह सबको लेकर उनको संग्रह करके क्या बनाया गया है, अष्टांग हृदय को बनाया गया है। ठीक है, और अष्टांग हृदय में ना ही अति संक्षेप में है और ना ही अत्यंत विस्तार है, मतलब ना ही नॉट टू शॉर्ट, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट में नहीं दिया है और बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग में नहीं दिया है। ठीक है, मीडियम, ताकि वो सब लोग पढ़ पाए। ठीक है, अष्टांग हृदय क्या है, इधर उधर बिखरे हुए ग्रंथों में से जो अच्छे से अच्छा सार भाग है उन सबको लेकर उन सबको संग्रह करके यह ग्रंथ का निर्माण हुआ है।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं आयुर्वेद के 8 अंग। ठीक है, सो आयुर्वेद के 8 अंग क्या होते हैं, इसका श्लोक आपको याद करना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट श्लोक बताते जा रही हूँ और मैं लिखते भी जा रही हूँ, आप मेरे साथ लिखते जाइए और याद भी करते जाइए। ठीक है, सो आयुर्वेद के क्या 8 अंग होते हैं। ठीक है, पहले श्लोक देखेंगे। काय बाल ग्रहोद्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टावंगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। ठीक है, सो ये है आयुर्वेद के 8 अंग। नंबर क्या है, 5th श्लोक है ये। ठीक है, सो आयुर्वेद के कौन से 8 अंग होते हैं। आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं काय चिकित्सा, जिसको इंटरनल मेडिसिन भी कहते हैं। ठीक है, काय मतलब होता है शरीर। ठीक है, शरीर की चिकित्सा, सो इट्स काय चिकित्सा। बाल चिकित्सा मतलब पीडियाट्रिक्स। ठीक है, ग्रह चिकित्सा मतलब भूत विद्या, मतलब ग्रह चिकित्सा आप कैसे कह सकते हो कि जैसे कि देव, असुर, पूतना आदि ग्रहों से जो ग्रहित होते हैं, राइट, इन सब के लिए जो भी शांति कर्म की अवस्था की जाती है, जो भी हम करते हैं, मतलब भूत से रिलेटेड ये सब जो भी है उन सब के लिए करते हैं, आपने सुना होगा, राइट, उसको ग्रह चिकित्सा में आता है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा और को क्या कहते हैं, शालाक्य तंत्र कहते हैं, मतलब क्लेविकल के ऊपर। ऊर्ध्व मतलब क्लेविकल के ऊपर, जैसे ENT, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलेंगे तो ENT मतलब क्लेविकल के ऊपर जितनी भी चीज़ें, उन सब की जो चिकित्सा जिसमें आ जाती है उसको ऊर्ध्वांग चिकित्सा कहते हैं। शालाक्य तंत्र भी कहा जाता है। फिर शल्य तंत्र मतलब सर्जरी, ये तो आपको पता है। फिर दंष्ट्रा को और क्या कहते हैं, अगध तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अगध तंत्र कहते हैं, मतलब टॉक्सिकोलॉजी। जरा को और कहते हैं रसायन तंत्र कहते हैं, मतलब बताओ, एंटी एजिंग, राइट, एंटी एजिंग के लिए। ठीक है, रसायन तंत्र या फिर जरा चिकित्सा। ठीक है, और वृषान चिकित्सा जिसको वाजीकरण तंत्र कहते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, वो सब इसमें आ जाती है। ठीक है, नाउ अष्टाव अंगानी, और ये क्या है, अष्टाव मतलब 8, अंगानी मतलब अंग, तो ये क्या है, 8 अंग है जिसके द्वारा चिकित्सा की जाती है, और ऐसा यहाँ बताया गया है, येषु संश्रिता। ठीक है, तो आपको ये समझ आया ये श्लोक। ठीक है, वापस बोल रही हूँ कौन से पार्ट होते हैं। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य मतलब सर्जरी, दंष्ट्रा जरा वृषान। ठीक है, क्योंकि आपको पता है गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं बना रही हूँ 1 शॉट किसी चैप्टर में। अगर इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो, या आप चाहते हो कि मैं ऐसे बनाऊँ वीडियोस, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं किस चीज़ के लिए, ये हो गया, हमने आयुर्वेद के 8 अंग देख लिए। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, नाउ अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है, दोषों का वर्णन। ठीक है, आप अपने सामने बुक से देखते रहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोषों का वर्णन। शारीरिक दोष कितने होते हैं, शारीरिक दोष कितने होते हैं, 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ। मानसिक दोष, सत्व तो गुण है, याद रखना, सत्व को गुण माना है, रज और तम। ठीक है, रज ज़्यादा हो तो मूवमेंट होता है, मूवमेंट के लिए, और तम हमको क्या पता रहता है, आलस के का जो कारण है वो कहीं ना कहीं वो तमोगुण व्यक्ति है। ठीक है, सो ये दोष हो गया। ठीक है, अब दूसरा अपन देखते हैं, विकृत एंड अविकृत दोष।
ठीक है। विकृत दोष क्या होते हैं? विकृत से ही समझ आ रहा है कि अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस दोष। अब देखो, अगर वात पित्त कफ अनबैलेंस्ड होंगे मतलब विकृत होंगे, या तो वो कम होंगे या तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अनबैलेंस्ड होंगे तो क्या होंगी? व्याधियाँ होंगी, व्याधि होंगी, ठीक है, व्याधि होंगी। व्याधि मतलब डिसीजेस होंगी, ठीक है। और अविकृत मतलब वो बैलेंस स्टेट में, और अगर वो बैलेंस स्टेट में मतलब नो डिसीज़, राइट, हेल्दी, इट विल बी हेल्दी, ठीक है। ये हो गया, मतलब अविकृत मतलब वात पित्त कफ के अपने सम अवस्था में, ठीक है। अब हम अब अपने दोषों की तो बात कर ली, अब दोषों के स्थान क्या होते हैं? आपको पता है दोषों के स्थान क्या होते हैं? मैं बताती हूँ। देखो, अपन ने पढ़ा 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। वात का स्थान देखते हैं अपन, ठीक है। वात का स्थान क्या होता है? नाभि के नीचे, नाभि के नीचे किसका स्थान है? वात का स्थान है, ठीक है। नाभि के नीचे क्या है? वात का स्थान है। पित्त का नाभि और हृदय के मध्य, ठीक है। और कफ इजी है, हृदय के ऊपर, ठीक है, हृदय के ऊपर, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं दोषों के स्थान देख लिए, अब नेक्स्ट टॉपिक दोषों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोषों के स्थान देख लिए, ठीक है। अब दोष वय मतलब एज से रिलेटेड या टाइम के से कैसे वेरी करता है, मतलब कौन से दिन के टाइम पे कौन सा दोष होता है, ठीक है, और किस टाइम कौन सा दोष होता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं वात पित्त और कफ की बात करते हैं, ठीक है, वात पित्त कफ की बात करते हैं, तो अगर हम दिन के टाइम पे देखेंगे कि कौन सा दोष होता है, तो दिन की स्टार्टिंग ऑफ द डे मतलब सुबह कौन सा दोष होता है? कफ। मध्य दिन के बीच में कौन सा होता है? पित्त। और एंडिंग में कौन सा होता है, मतलब शाम के टाइम पे कौन सा होता है? वात। वैसे ही अगर हम नाइट का देखें, राइट, रात्रि का देखें, तो फिर कफ कब होता है? रात्रि के स्टार्टिंग में, राइट। पित्त रात्रि के मध्य में और वात रात्रि के अंत में, ठीक है। अब वय मतलब एज, ठीक है, एज में, ठीक है। सो बाल अवस्था में कफ, युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात, ठीक है। फिर और कौन सा कुछ बचा क्या? हाँ, भोजन की अवस्था, ठीक है। सो भोजन करने के पहले कफ, भोजन के मध्य में पित्त और भोजन करने के बाद वात, ठीक है। तो ये देखना कैसा ऑर्डर है, स्टार्टिंग कोई भी चीज़, वो भोजन हो, एज हो, नाइट हो या डे, उसका स्टार्टिंग कफ को बताता है, और जैसे जैसे एंडिंग की तरफ जाते हैं तो वात होता है उस टाइम पे, ठीक है। ये ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। हमने वय आदि के अनुसार काल देख लिए, ठीक है। अब दोषों का अग्नि पर प्रभाव, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, ठीक है, अग्नि पर प्रभाव। मैं आपको पहले डाइजेस्टिव फायर समझा देती हूँ क्या होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव फायर, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव फायर की, तो डाइजेस्टिव फायर जठरा अग्नि, ठीक है, जठराग्नि कहते हैं। सो डाइजेस्टिव फायर को जठराग्नि कहते हैं। अब देखो, जो दोष है वो इस जठराग्नि को कैसे इन पे क्या प्रभाव होता है, दोषों का जठराग्नि पे क्या प्रभाव हो सकता है, ठीक है। तो दोषों का जठराग्नि पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है? देखो, पहले या तो अगर ये अग्नि है, जठराग्नि क्या है? एक तरह की अग्नि ही है, हमको पता है ना, ठीक है। तो अगर ये अग्नि, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर ये अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाएंगी? तीक्ष्ण, ठीक है, तीक्ष्ण, ठीक है। अगर ये अग्नि कम हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो कैसी हो जाएंगी? ये मंद हो जाएंगी। अगर बीच में रही तो कैसी हो जाएंगी? विषम हो जाएंगी,
ठीक है। तो तीक्ष्ण अग्नि होंगी तो क्या होगा, अगर वो पर्सन कुछ भी खाएगा तो बहुत जल्दी जल्दी जो उसकी अग्नि है वो तीक्ष्ण है, तो बहुत जल्दी जल्दी उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है। और इसमें कौन से उसकी वो होती है, दोष की डोमिनेंट होती है कफ। कौन सा दोष डोमिनेंट होता है इसमें, कफ। मंद मतलब कुछ भी खा रहा है उसको डाइजेशन नहीं हो रहा है अच्छे से, प्रॉपरली। ठीक है, अच्छे से डाइजेस्ट वो नहीं कर पा रहा है, तो कौन से दोष की डोमिनेंसी है इसमें, पित्त। ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी। देखो तीक्ष्ण है तो देखो तीक्ष्ण है, हमको पता है, अगर आपने देखा होगा वात जो होता है वो वायु का से होता है, पित्त रिलेटेड होता है कौन से महाभूत से, अग्नि से, और कफ जो होता है वो कौन से महाभूत से रिलेटेड होता है, जल से। अब देखो अगर अग्नि बढ़ रही है, अगर अग्नि इंक्रीज हो रही है तो क्या इंक्रीज होगा, पित्त इंक्रीज होगा, और पित्त इंक्रीज होगा, अग्नि बढ़ेंगी तो बहुत जल्दी जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा। तो अगर अग्नि बढ़ रही है तो पित्त बढ़ेगा, और अगर पित्त बढ़ेगा तो अग्नि कैसी होंगी, अग्नि बढ़ रही है मतलब तीक्ष्ण। तीक्ष्ण क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी डाइजेस्ट कर रहा है, अग्नि बढ़ रही है, तो ये कफ नहीं होगा, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये पित्त। ठीक है, इसमें कौन सी डोमिनेंसी होंगी, पित्त होंगी, और इसमें होंगी कफ की डोमिनेंसी। ठीक है, और विषम क्या होता है, कभी अच्छे से डाइजेस्ट करेगा और कभी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो इसमें कौन से दोष की डोमिनेंसी होती है, वात की। ठीक है, तीक्ष्ण कैसे याद करोगे, पित्त है मतलब तीक्ष्ण है मतलब जठराग्नि बढ़ गई है अपने स्टेट से, अगर बढ़ी है मतलब अग्नि बढ़ी है, तो कौन सा दोष, पित्त, क्योंकि पित्त जो होता है वो कहीं कौन से महाभूत से बना होता है, अग्नि महाभूत से। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, नाउ कोष्ठ। कोष्ठ क्या होते हैं, अगर हम नॉर्मल और समझने की लैंग्वेज में बोले तो डाइजेस्टिव रीजन, मतलब जहाँ जहाँ हमारा खाना जाता है डाइजेशन के टाइम पे, उसको हम क्या कह सकते हैं, कोष्ठ कह सकते हैं। अब ये कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, दोषों के उससे। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, 3। ठीक है, कौन से तरह के होते हैं, सबसे पहला होता है क्रूरो, मृदु और मध्य। ठीक है, क्रूरो, मृदु, मध्य। क्रूरो क्या होता है, ठीक है, मतलब क्रूर मतलब पहले हम दोष देखेंगे, इसमें वात की डोमिनेंसी, इसमें पित्त की, और इसमें कफ की। ठीक है, नाउ वात की डोमिनेंसी है तो वो क्या होगा, क्रूर होगा। ठीक है, पित्त की होंगी तो मृदु होगा, और कफ की होंगी तो मध्य होगा। ठीक है, अब देखो क्रूर क्या होता है, जो पर्सन है, ठीक है, उसको स्टूल पास नहीं होंगे आसानी से। ठीक है, वो उसको मेडिसिन देनी पड़ेंगी ताकि उसका डाइजेशन हो, ताकि वो स्टूल पास कर पाए। ठीक है, मृदु और मध्य मतलब बीच का रहेगा। ठीक है, और मृदु मतलब कुछ भी खाएगा, इंटेस्टाइन में थोड़ी सी भी इरिटेशन होंगी तो वो स्टूल पास करने चले जाएगा। ठीक है, आराम से उसको स्टूल पास हो जाएंगे। और मध्य मतलब बीच का। ठीक है, नाउ आज हमने क्या क्या देखे, एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, कितनी तरह की प्रकृति होती है। ठीक है, अगर अपन देखें प्रकृति कितनी टाइप की होती है, तो अपन देखते हैं 7 टाइप्स की होती है। एक होती है वात प्रकृति, दूसरी होती है पित्त प्रकृति, तीसरी होती है कफ प्रकृति। ठीक है, चौथी होंगी सम प्रकृति, तीनों दोष बैलेंस होंगे। पांचवी होंगी दो के कॉम्बिनेशन से, वात पित्त कफ एंड वात कफ। ठीक है, सो टोटल कितनी हो गई, 7 हो गई। अब वात को कैसी प्रकृति माना है, हीन प्रकृति माना है। ठीक है, आचार्य ने वात को हीन प्रकृति माना है, पित्त को मध्य, कफ को श्रेष्ठ, सम है तो बहुत बढ़िया, प्रशंसा की है इसकी। और ये जो 2 टाइप की प्रकृति है, राइट, जैसे ये सब है,
दो दो तरह की प्रकृति है ना, तो इन दोनों को क्या बोले, निंदित, मतलब ये उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज 7 टाइप ऑफ प्रकृति। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो ये हमारा देखो, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, हम पार्ट